देखो नहीं। जिला कुल्लू और जिला मंडी में हो रही है, तो आप देख ही रहे हैं कि ब्यास में कितना भारी पानी जो है ये आज आ चुका है सामने पंचवटी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। आज हम बात करेंगे मॉनसून इन इंडिया। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, मॉनसून आ चुका है और उसके बहुत ही बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज मैं आपको डीपली इसके रीजंस के बारे में बताती हूँ कि क्यों हर साल ऐसा होता है, क्यों हर साल बाढ़ जैसी स्थिति आती है। पर इस साल बाढ़ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। आज हम मानसून पर थोड़ा डीपली बात करते हैं कि हर साल नॉर्थ इंडिया में ही मानसून इतना भयानक क्यों होता है। इंडिया में हर स्टेट में हर इंसान के लिए मानसून की अपनी अलग ही डेफिनेशन है। किसी के लिए गर्मी से राहत तो किसी के लिए बाढ़ की स्थिति, किसी के लिए बारिश का अच्छा मौसम तो किसी के लिए फसलों की तबाही। मॉनसून वर्ड से सभी के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि सावन आने वाला है और बारिश आने वाली है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि हर साल मॉनसून में नॉर्थ इंडिया की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी क्यों हो जाती है। एक्चुअली होता ये है कि हर साल जब भी मॉनसून आता है तो कई इलाकों में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ बादल फटने की स्थिति हो जाती है, जिससे कई टन पानी बादलों से एक साथ ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से वो पानी एक स्लोप बनाता है, यानी कि वो एक जगह ढूंढता है जिससे होकर वो गुजर जाए। वो स्लोप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेता है। नॉर्थ इंडिया में और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है, इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं बाढ़ के दूसरे रीज़न क्या है। बाढ़ का दूसरा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है डैम्स। एक्चुअली जो गुरुकुल सिस्टम से जो डैम्स बनाए जाते थे वो डैम्स आज के डैम्स से बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ हैं, क्योंकि आज के डैम्स बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं एक दीवार की तरह। जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि डैम उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और डैम टूट जाता है। लेकिन गुरुकुल में पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के थ्रू जो डैम्स बनाए जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते थे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाए जाते थे, वो डब्ल्यू या फिर जेड की लाइन में बनाए जाते थे, जिससे कि पानी का बहाव अगर आता था तो वो डिवाइड हो जाता था, जिसकी वजह से प्रेशर भी डिवाइड हो जाता था और डैम्स बहुत ज़्यादा टिकाऊ और स्ट्रॉन्ग होते थे। गुरुकुल सिस्टम के डैम्स आज भी इंडिया में बरकरार हैं और अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। गुरुकुल सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस था कि आज की टेक्नोलॉजी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। एज वी ऑल नो कि नॉर्थ इंडिया में मानसून ने कितनी ज़्यादा तबाही कर दी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिमला और कई सारी जगह पर बाढ़ आ चुकी है और उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। शिमला में अब तक 50 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 110 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग में हुआ है, जिसमें कि 100.97 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग में 90.50 करोड़ का नुकसान हुआ है और कृषि विभाग में 26.22 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर 9 लैंडस्लाइड हो चुके हैं, 6 जगह पर बाढ़ आ चुकी है और 1 जगह बादल फट चुका है। प्रदेश की 47 सड़कें बंद पड़ी हैं और 149 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, यानी कि बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ वहाँ बंद है, आना जाना सब कुछ वहाँ बंद है। जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो वहीं पर फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट को अब एक्शन लेने की बजाय पहले एक्शन लेना चाहिए था, जिसकी वजह से वो इस सब से डील कर पाती। यानी कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। ये तो थी नॉर्थ इंडिया की बात। वहाँ पर लैंडस्लाइड होना या बाढ़ आना फिर भी एक बार को समझा जा सकता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्लेन एरियाज के बारे में, जो कि प्लेन एरिया होने के बाद भी वहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। प्लेन एरियाज की बात करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, भारत की राजधानी दिल्ली, इंडिया की साइबर सिटी गुड़गांव, इन जगहों पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, जो कि इंडिया की राजधानी है, वहाँ पर इतने बुरे हालात बने हुए हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है और कई जगह पर तो लोगों को घर खाली करने के लिए बोल दिया गया है। इंडिया इज़ वन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट इसको देखकर मुझे नहीं लगता कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर एक मेम बनाया गया है, जिसमें कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि दिल्ली को हम जल्दी ही झीलों का शहर बना देंगे। तो उनको मेम के थ्रू बार बार टारगेट किया जा रहा है कि क्या यही है वो शहर जिसको आप झीलों का शहर कहा करते थे, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। क्या वहाँ की सीवर लाइंस इतनी भी मॉडर्न नहीं है कि वहाँ का पानी अपने रास्ते से सही जगह जाकर निकल सके?
अगर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो कम से कम वहाँ की कैपिटल और साइबर सिटीज़ या फिर बड़ी सिटीज़ में तो ये सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आप सब लोग शायद नहीं जानते होंगे कि दिल्ली का जो सीवर सिस्टम है वो 60 साल पुराना है। जी हाँ, 1963 में वो सीवर लाइन्स डाले गए थे, उसके बाद से वो चेंज नहीं हुआ है। जबकि दिल्ली में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज़ हर दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट इंटरनल इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दे रही, वो बस उतना ही डेवलपमेंट करती है जितना कि लोगों को दिखाई दे। वहाँ पर इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वहाँ पर मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखाई देते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि हर साल ऐसे हालात क्यों बनते हैं, हर साल मानसून में पानी क्यों भर जाता है। इंसान बस यही सोचता है कि मानसून आए तो पानी भरेगा ही, बट वो इसका रीजन नहीं जानना चाहते। वो ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ की सीवर लाइंस इतनी मॉडर्न नहीं हुई हैं। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, पर उसके बाद भी वहाँ 60 साल पुराना सीवर लाइन है जो कि आज तक चेंज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इंटरनल वर्क्स नहीं करना चाहती, वो बस वही काम करना चाहती है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या फिर मॉन्यूमेंट्स, जिससे कि लोगों को दिखे कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर लिया है। लेकिन रियल डेवलपमेंट तब है कि परेशानी के टाइम में आप कितना ज़्यादा उस परेशानी से डील कर पाते हो। जितना ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील करते हो, उतना ही ज़्यादा आपने डेवलपमेंट किया है। मेरा मानना ये है। गुड़गांव, जिसे कि साइबर सिटी, साइबर हब कहा जाता है पूरी इंडिया का, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनी स्टैब्लिश्ड हैं, जहाँ पर पूरी इंडिया से लोग जॉब करते हैं, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न प्लेस है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो इंडिया ही है, पर फिर भी वहाँ पर आज पानी भरा हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जितना भी नुकसान हम मानसून की वजह से देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जितने भी डैम्स, जितने भी ब्रिजेस, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी बिल्डिंग्स टूटी हैं, उन सबको बनाने के लिए टाइम और पैसे दोनों ही चाहिए, और गवर्नमेंट ये पैसा हम लोगों से ही टैक्स के थ्रू निकालने वाली है। इंडिया की जनता कभी भी मानसून की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स का ऑब्जेक्शन नहीं करती है, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मेरे आसपास जब सब कुछ ठीक है तो मुझे ऑब्जेक्शन करने की क्या ज़रूरत है। बट अगर हम लोग ऐसा ही सोचेंगे तो इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। उसकी स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि कभी कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो कभी कहीं पर। इसलिए हम सभी को मिलकर इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इंडिया इज़ वन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बट आई डोंट थिंक कि डेवलपिंग कंट्रीज की हालत मानसून में ऐसी होती है, क्योंकि ऐसी हालत तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी है। इंडिया हर चीज़ में वर्ल्ड वाइड आगे जा रहा है, लेकिन आई थिंक हमें इस चीज़ में भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। 2023 का ये सबसे बड़ा डिजास्टर है कि नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ चुकी है। हर साल कुछ खबरें जरूर ऐसी सुनने को मिलती हैं, पर इस साल स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। चलिए मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में हर साल इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है। हर साल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का रीजन है डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन का बढ़ना। पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर भी खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ पर आती हैं, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉल्यूशन के बढ़ने का रीज़न है टेक्नोलॉजी का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट। हर साल कई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होती हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पर लोग ये नहीं जानते कि इन फ्यूचर वही टेक्नोलॉजी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है। समुद्रों से जितना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है, अब वो पानी कहीं तो जाकर बरसेगा। वो बादल पहाड़ी इलाकों पर जाकर उनसे टकराकर बरस जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश कंटिन्यूस होने की वजह से नॉर्थ इंडिया में हर साल मानसून में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। पर साल दर साल ये बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला, क्योंकि गर्मी की बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन इस बारिश की वजह से मिट्टी गीली रहती है और उसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है वो अपनी जगह उतनी ही ज़्यादा लूज होती जाती है, और एक टाइम पर आकर वो अपनी जगह वहाँ से छोड़ देती है, जिसकी वजह से पहाड़ियों में से कुछ हिस्से टूट टूट कर गिरते हैं। उसी को हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल बाढ़ की हालत ज़्यादा खराब है और आने वाले सालों में ये बढ़ने वाला है। आने वाले 27 सालों में ये प्रॉब्लम 14 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं, और लैंडस्लाइडिंग जैसी प्रॉब्लम्स 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट्स कह रही हैं। 90s से पहले इंडिया में बाढ़ बहुत ही कम देखने को मिलती थी, और उससे पहले टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं था। ऐसा क्यों, कभी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हुआ है, पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से हुआ है, गर्मी के बढ़ने की वजह से हुआ है। ये तीनों चीज़ें ही आपस में कंबाइंड हैं। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि 2050 तक टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से
बाढ़ जैसे हालातों में भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जनरेशन इस सब से बचना चाहती है, तो इसके लिए स्टेप्स भी हम सबको ही लेने पड़ेंगे। हमें अपनी गवर्नमेंट को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता रहा और पॉल्यूशन बढ़ता रहा और टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये हालत बहुत जल्दी ही बद से बदतर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन एंड एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट। पहली चीज़ कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा पुरानी सीवर लाइंस हैं उनको चेंज करके नए सिस्टम से सीवर लाइंस बनानी चाहिए। नंबर 2 इज़, ये मेरा ओपिनियन है, हर स्टेट में गवर्नमेंट को एक लिमिट सेट करनी चाहिए एफॉरेस्टेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए, कि हर स्टेट में इतनी लिमिट तक इतने प्लांट्स उनको लगाने ही हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन होगा उतना ही ग्लोबल टेम्परेचर को हम कम कर पाएंगे, जो कि हमारे ही इन्वायरमेंट को अच्छा करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर 3 इज़, गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए। जिन लोगों के भी घर नदी या नहर के किनारे पर हैं या फिर उसके पास हैं, वहाँ से उनको हटाकर एक सुरक्षित जगह पर रिप्लेस कर देना चाहिए, जिसकी वजह से मानसून के टाइम पर उनकी जान का खतरा कम होगा। गवर्नमेंट को मानसून के टाइम पर नदियों के पास वाले गांव या शहरों में एनडीआरएफ की टीम्स और सुरक्षा राहत बलों के कुछ कैंप्स लगाने चाहिए, जिससे कि अगर बाढ़ की स्थिति आती भी है तो वो जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचा सके, जिससे कि जान की हानि कम से कम होगी। नदियों या फिर नहरों के आसपास जब भी गवर्नमेंट कोई स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनाती है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सामान से बना हो। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको ये टेंडर कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी दूसरा टेंडर मिल जाए। सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ का वो निर्माण कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बने, जिससे कि बुरे हालातों में भी वो टिकी रहे। हमने नॉर्थ इंडिया में देखा कि कितना भारी नुकसान हुआ है, इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिजेस, पुल, घर ऐसे टूट रहे हैं जैसे कि कोई खिलौना पानी में बह रहा हो। कुछ वीडियोस में ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जिनको देखकर कोई भी आसानी से डर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।